गाइस, अगर आप भी नमनेस, इमोशनल डिसकनेक्शन, डिसोसिएशन, डिप्रेशन, मिसिंगनेस वाली फीलिंग से गो थ्रू हो रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनोवर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइज, आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट हीलिंग। कैसे अपने डिसकनेक्टेड, डिसोसिएटेड पार्ट्स को ना हम वापस से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, एक टाइम था मेरी लाइफ में जब ना मेरे पास सब कुछ था और फिजिकली देखने में ना सबको तो बहुत अच्छा ही लग रहा था कि हाउ लकी इज शी कि इसके पास सब कुछ है एंड सब कुछ ये बहुत अच्छे से कर पा रही है। लेकिन मुझे पता था इंटरनली कि कुछ तो अलाइनमेंट में नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। गैस, ये चीज़ मैं जान पाई कुछ समय बाद कि मैं ना अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड हूँ, मैं अपने सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हूँ, डिसोसिएटेड हूँ। इस चीज़ को कहते हैं सोल लॉस या सोल डिसोसिएशन। अगर आपने मेरी सोल लॉस वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज उसको प्लीज़ देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डीपर लेवल पर समझाया है ये क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बहुत ब्रीफली शेयर कर देती हूँ। गाइज, जैसे जैसे हमारे साथ ट्रॉमा होता रहता है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे सोल का ना एक पार्ट, एक हिस्सा टूट के डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो हमारी अवेयरनेस में नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस स्पेस में चला जाता है। इसको शमानिक कल्चर में ना, एक कल्चर है जैसे इंडियन कल्चर है वैसे शमानिक कल्चर है। उस शमानिक कल्चर में कहते हैं कि जो सोल होती है ना उसका एक हिस्सा हर ट्रॉमा के साथ कट ऑफ होकर दूसरे रेल्म में या दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर जाता है। गाइस, अगर इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे साइकी का वो पार्ट जो उस ट्रॉमा को फील कर सकता है, उस पार्ट को ना डिसोसिएट कर दिया जाता है, उस पार्ट को नम कर दिया जाता है ताकि हम उस टाइम जो हमने पेन फील किया है, हर्ट फील किया है ना, वो फील ना करें। और इसके साथ है ना हमारी जितनी भी मेमोरी थी उस ट्रॉमा से रिलेटेड, तो उस टाइम पीरियड की ना मेमोरी भी डिस्कनेक्ट हो जाती है, हमें वो टाइम भी याद नहीं रहता। तभी तो गाइस बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा ट्रॉमा हुआ होता है लेकिन उनको पर्टिकुलर जो चीज़ हुई होती है ना वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। ये हमारे साइकी का एक मैकेनिज्म है ताकि हम ना शट डाउन ना हो जाएं, हम क्रैश ना हो जाएं, हम इस लाइफ में जिंदा रहें ना। तो ये हमारी साइकी ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है ताकि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट में भी ना हम जी पाएँ, जिंदा रह पाएँ। तो गाइस, क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे ट्रॉमास होते रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिसकनेक्शन होते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सोल के हमारे पार्ट्स हैं ना हमसे दूर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ चलती रहती है ऑलमोस्ट लाइक जब हम 30 ईयर्स के नहीं हो जाते ना तब तक ये प्रोसेस है ना कंटिन्यूसली जारी रहती है, जारी रहती। और उसके बाद 30 के बाद है ना हम क्वेश्चन करने लगते हैं हमारी लाइफ में कि हम कौन हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कंफ्यूजन की स्टेट होती है, हम करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पाता है वो चीज़ें। तो गाइस, इस कंफ्यूजन वाले स्टेट को ना मिड लाइफ क्राइसिस भी कह दिया जाता है। ये क्राइसिस का पीरियड चलता रहता है ऑलमोस्ट लाइक 45 ईयर की एज तक। 30 to 45 ईयर की एज तक है ना हम खुद से सवाल करते हैं, हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस को नोइंगली और अननोइंगली हमारी लाइफ में अपनाते हैं जिससे कि हमारे डिसोसिएटेड पार्ट्स है ना वापस से हमारे साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। और अबव 45 और 50 के ना हम होल होने लग जाते हैं और ये होलनेस की फीलिंग आने लग जाती है। तब है ना हमें कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता मटेरियलिज्म से, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट और इस टाइप की चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्लेजर और ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमें किसी भी और चीज़ से ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब हम होल हो जाते हैं ना तो हमें सिर्फ हम ही चाहिए होते हैं और वो हमारे पास हम आ जाते हैं। गाइस, जब भी ये सोल डिसोसिएशन होता है ना तब क्या होता है, इट्स लाइक कि ना एक पूरी केक थी लेकिन जैसे जैसे डिस्कनेक्शन होता गया ना तो ये केक के सारे पीसेस इधर उधर चले गए और सिर्फ हमारे पास एक हिस्सा केक का बच जाता है। और ये केक का हिस्सा ना हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि हमें पता है कि और भी बहुत सारे हिस्से थे जो हमारे ही थे लेकिन वो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अब हमारे पास नहीं है।
गाइस ये जो मिडिल लाइफ क्राइसिस की स्टेज है ना, इसमें ना हमें किसी भी चीज़ से ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा था ना वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन थोड़े से ही चीज़ से जो हम काम चला रहे हैं ना वो हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हम बहुत सारे मटेरियल को अपनी लाइफ में लाने लग जाते हैं। जैसे सपोज नया घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, पार्टनर भी मिल गया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, ये सारी चीज़ें तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी मिलकर है ना हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, क्योंकि हम स्टिल इनकम्प्लीट हैं, अभी अंदर से अधूरे हैं। तो गाइज इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसको कैसे अपने लाइफस्टाइल बनाया जाए, 30 के बाद कैसे हम खुद को हील करना स्टार्ट करें, अपने पार्ट्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें, ये आज मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। नंबर 1, एलोकेट some personal time for yourself और कंसिस्टेंट बने रहिए अपने एफर्ट्स में। गाइस जितने भी हमारे डिस्कनेक्टेड पार्ट्स हैं ना, उसको ना समझिए जैसे ये ना रूठे हुए बच्चे हैं, ये चाइल्ड एस्पेक्ट्स हैं हमारे, क्योंकि जब भी ट्रॉमा होता है, अगर आप समझ पाएँ तो जब भी हमारे साथ ट्रॉमा होता है ना, ये बचपन की यादें होती हैं, ये बचपन की सिचुएशन होती है जब हमारे साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऑब्वियसली हम बहुत छोटे होते हैं, हमारी कैपेसिटी बहुत छोटी होती है और ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए ट्रॉमा कहलाता है। एल्स अगर हमारी कैपेसिटी बड़ी होती है और ट्रॉमा बड़ा होता है, अगर हम कोप कर पाते हैं तो वो ट्रॉमा नहीं होता। लेकिन बचपन में हमारे पास कैपेसिटी होती नहीं है और बचपन में ही यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर अफेक्ट कर जाती है। तो जब भी हमारे साथ उस समय ट्रॉमा होता है ना, तो हमारा जो एस्पेक्ट कट ऑफ होकर या डिसोसिएट हो गया ना, वो एस्पेक्ट तो चाइल्ड एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी एज भी बहुत कम थी, हम बच्चे थे, तो हमारे जो एस्पेक्ट डिसोसिएट हो गए ना, हमारे अवेयरनेस में जो नहीं है, वो भी बच्चे एस्पेक्ट हैं, चाइल्ड एस्पेक्ट हैं। उनकी क्वालिटी, उनकी नीड्स, उनकी एक्टिविटी सब कुछ बच्चों जैसी है, और यही एस्पेक्ट हमारी अनकॉन्शियस अवेयरनेस में पड़े हैं, और जो कि आज हमारी लाइफ में कई बार डिसीजन ले रहे होते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो झगड़ते हैं ना तो वो बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, वैसे ही रूठ जाते हैं, वैसे ही वो हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं। तो गाइस जैसे बच्चों को मनाने में बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारी एनर्जी जाती है ना, उतनी ही एनर्जी हमें यहाँ पर लगानी है। इसलिए हमें एक पर्सनल टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, जहाँ पर हम कंटिन्यूस एफर्ट करते रहें। जब भी हम बच्चों को मनाते हैं ना, तो कहा भी जाता है बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तभी उनको वो चीज़ समझ आती है। तो हमारे जो चाइल्ड एस्पेक्ट्स है ना, उनको समझने के लिए हमें भी उनकी ही लेवल पर आना पड़ेगा। उनकी जितनी भी नीड्स हैं, उनकी भी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गाइस जितनी भी आपकी डिज़ायर्स होती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती है, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर वो डिज़ायर आपको ऐसे लगती है कि ये कितनी मतलब बेवकूफ़ों वाली हरकत होगी अगर मैं इसको कर लूँ, या फिर बिल्कुल भी सही नहीं है, तो गाइज इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये हमारे चाइल्ड एस्पेक्ट्स है ना, उनकी नीड्स है। नंबर 2, क्रिएट सेफ्टी इन योर लाइफ। गाइज हमें ना एक सेफ्टी लेके आनी है हमारी लाइफ में, ताकि हम हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में नहीं रहें। जितने भी हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट काम है ना, उनको ऑर्गेनाइज करके रखिए, उनको प्रायोरिटाइज करके रखिए, एंड अपने बेसिक नीड्स को ना पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को इजी से इजी बनाने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को मिनिमाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, मिनिमलिज्म फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। चाहे तो आप चीज़ों को डेलीगेट कर सकते हैं, चाहे चीज़ों को आप कट करके शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे आप चीज़ों के लिए ना दूसरों से हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ को ना आपको इजी से इजी बनाना है। क्योंकि जब भी आपकी साइकी ये देखेगी कि आप कितना ईज में हैं, आप हमेशा भागते दौड़ते नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन आप चीज़ों को लेकर दौड़ते रहेंगे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये काम वो काम, तो आपकी साइकी को लगेगा ये ऑलरेडी इतनी ओवरवेल्म है, तो इसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो जब आपकी साइकी को सेफ्टी महसूस होगी ना, तब आपकी साइकी आपकी हेल्प करेगी। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको एकदम कम कर देगी और आपको हेल्प देना शुरू कर देगी। साइकी आपकी हेल्प कैसे देती है? आपको बहुत सारे आपके मेमोरी के पार्ट्स
जो कि लॉस्ट हैं आपको वो दे देगी। आपको बहुत सारे आपके जो इमोशंस हैं जो सप्रेस्ड हैं उन इमोशंस को आपके सरफेस लेवल पर आने का मौका दे देगी। इस तरीके से ना आपकी साइकी खुद आपकी हेल्प करेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना टाइम एलोकेट करना है। सेकेंडली आपको सेफ्टी क्रिएट करनी है गाइज। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जैसे ही आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, आपका ईगो माइंड आपको बिल्कुल भी नहीं करने देगा। मैं 100% श्योर हूँ, इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कि आप खुद ही अपना इनर वर्क बीच में ही छोड़ देंगे। क्योंकि गाइज हमारा ईगो माइंड नहीं चाहता हम पास्ट मेमोरी में हमारे पास्ट हर्ट को ना वापस से फील करें। जितने भी इमोशंस उस टाइम आए थे जिनको सप्रेस कर दिया गया ना, ऑब्वियसली वो पेनफुल थे। एल्स अगर पेनफुल नहीं होते तो उनको दबाया नहीं गया होता। तो हमारे ईगो माइंड को ऐसा लगता है कि हमें सारा पेन वापस से बेयर करना पड़ेगा, सारी हर्ट को वापस देखना पड़ेगा, पूरे सर्कमस्टांस जो हमारे साथ हुआ था ना वापस देखना पड़ेगा, जो कि हमें ओवरवेल्म कर सकता है। तो ये हमारा ईगो माइंड कर रहा है हमारे लिए, लेकिन हमको इसको एक्नॉलेज करना है कि यस ये कर तो हमारे बेनिफिट के लिए रहा है, लेकिन इसको हील करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एल्स हमारी लाइफ में डिसीजन हमारे चाइल्ड एस्पेक्ट लेते रहेंगे, हमारी शैडो सेल्फ लेती रहेगी और हमें हमारा डिजायर रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएगा। गाइस जब मैंने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया था ना, तो बहुत कुछ ऐसा आया था जो कि मुझे पहले पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे काम मुझे याद आ गए करने के लिए जो कभी मैंने किए नहीं, ना कभी उनके बारे में सोचा था। बहुत सारे एक्स एंड पेन्स मेरी बॉडी में आने लग गए ताकि मैं ये ना कर पाऊँ। मुझे बार बार मेरा ईगो माइंड याद दिलाता था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है, डेडलाइन आ रही है, ये है वो है। इस तरीके से ना बहुत सारे एक्सक्यूजेज आए, बट आई वॉज वेरी स्टबर्न क्योंकि मुझे ये करना था। मैं बहुत टाइम से परेशान थी एंड बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, हमारी चाइल्ड एस्पेक्ट्स बच्चों की तरह होते हैं, हमें बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके वो आपकी बात सुनना स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, स्टार्ट डेली रिचुअल्स। कुछ रिचुअल्स आपको स्टार्ट करनी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं ना, ये हमारे सब कॉन्शियस में पड़े होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में पड़े होते हैं, हमारे अवेयरनेस में नहीं होते। तो सब कॉन्शियस हमसे बात करता है इमेजेस, विजुअल्स, साइंस, ड्रीम्स, इमेजिनेशन, इंट्यूशन। तो इसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, हम जर्नलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम जर्नलिंग करते हैं ना, तो हम डीपर लेवल पर हमारे सब कॉन्शियस से बात कर रहे होते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर आज आप सुबह जर्नलिंग कर रहे हैं, तो आप पिछले वाले दिन के पूरे इवेंट्स को ना अपने अवेयरनेस में लेके आइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको ट्रिगर किया, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लोग हैं जो आपको पसंद नहीं आए, कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और किन एक्सपीरियंसेस से ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं और उनके पीछे आपका क्या बिलीफ हो सकता है, उसके पीछे आपका क्या कोर वुंड हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ का आंसर पता है ना, तब तो आप लिख दीजिए अपने जर्नल में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लग रहा ना, तो जस्ट उसको क्वेश्चन को लिखकर छोड़ दीजिए। सपोज आपने लिखा कि मुझे सो एंड सो मिला था, लेकिन मुझे उसका मिलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, उसकी एनर्जी डिफरेंट थी और ऐसा क्यों मुझे पता नहीं, और क्वेश्चन मार्क आपने डाला और उसको छोड़ दिया। गाइज जब भी आप सवाल पूछते हैं ना, तो आप अपने अनकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ रहे होते हैं। वो आपको आंसर ज़रूर देगा, ट्रस्ट मी। वो आपको हर बार आंसर दे रहा होता है। जब तक आप उस आंसर को रिसीव नहीं कर लोगे ना, वो आपको बार बार आंसर देता रहेगा। आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर आपको विजुअल्स के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में, ड्रीम्स के फॉर्म में और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्रिएटिव फॉर्म में ना आंसर मिलेंगे। द थिंग इज दैट कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इसके लिए ना आप कुछ काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, चुप रहना स्टार्ट कीजिए। बहुत कम बोलिए,
चीज़ों को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए आपके आसपास क्या हो रहा है। चीज़ों को टच करना स्टार्ट कीजिए, फील करना स्टार्ट कीजिए कि आपको उस मोमेंट में क्या फील हो रहा है। ऐसा करके ना आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जितना आप प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स आप नोटिस कर पाएंगे, आप आंसर को रिसीव कर पाएंगे। गाइज आपके पास हेल्प है ना, हमेशा होती है। थिंग इज दैट कि हम अवेयर नहीं होते, तो अवेयर होने के लिए ना हमको बॉडी वर्क करना पड़ेगा ताकि हम प्रेजेंट रह पाए। अगर आपने मेरी बॉडी वर्क टेक्निक वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइज उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेगी वो। गाइज ऐसा हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो हमारे जो माइंड में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे ना वो हीलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा माइंड हीलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम इस एक्सरसाइज को बार बार करके ना हमारे न्यूरल पाथवेज को जो कि हीलिंग करने में हमारी हेल्प करेंगे उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको और डीपन करेंगे। गाइज आपके साथ इन द एंड में एक मिरर एक्सरसाइज शेयर करना चाहती हूँ। ये मिरर एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैं अपने सभी क्लाइंट्स को देती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और खुद से ना कुछ बातें कहनी, कुछ सेंटेंसेस कहने हैं। गाइज ये बातें आपको तो ऐसा लगेगा कि आप खुद से कह रहे हैं मिरर में, लेकिन ये आप अपने एस्पेक्ट से बातें कर रहे हैं, उनको अपनी बातों को कन्वे कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत डीप हैं। और जब ये एक्सरसाइज करेंगे ना ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा रोना आने लग जाएगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे क्योंकि आपने कभी खुद को देखा ही नहीं, खुद को कभी जाना ही नहीं। तो एक्चुअली आप अपने शैडो एस्पेक्ट्स के साथ जब बात करेंगे ना तो उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा जब आप उनसे कन्वे करेंगे जो आप कहना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ, वो आपको मिरर के आगे खड़े होकर एवरी सिंगल डे रिपीट करना है। नंबर 1, I accept you the way you are with all your flaws and all your imperfections. I'm sorry जो मैंने आपको इतने समय तक नहीं देखा, आपको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। सॉरी फॉर हर्टिंग यू फॉर अदर्स। मैंने आपको प्रायोरिटाइज करने की बजाय दूसरों को प्रायोरिटी पर रखा और उनके लिए वर्क किया। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स, जब मैंने खुद को नहीं देखा और दूसरों को चूज़ किया। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज अनअवेयर, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फ्रॉम नाउ आई विल बी विद यू फॉर एवर, ट्रस्ट मी, आई लव यू एंड आई मीन इट। गाइज अगर आपने इतना बोलना चूज कर लिया ना तो ट्रस्ट मी आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट डन है। लेकिन मुश्किल बात यही है कि ये किसी से हो नहीं पाता है, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। गाइज इन द एंड आई वॉन्ट टू कंक्लूड, इट विल टेक टाइम टू इंटीग्रेट विद यू, सो गो वेरी स्लो बट बी कंसिस्टेंट, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड गो अहेड। Guys, it's your consistent effort which shows your commitment towards your healing. So guys, चलते रहिए and keep healing. और गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे पर्सनल कोचिंग सेशंस लेने हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।